जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैर खैरियत है? हाँ जी, फिंजिनी की तरफ से मोइज़ हसन आपके साथ है। ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो तमाम मेरे दोस्तों को गाइडलाइन देने के लिए है। मेरी कोशिश हमेशा रही है आप दोस्तों के लिए कि हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी की जो है वो वीडियो सीरीज़ आपके लिए लेकर आते रहें। बजट सीरीज़ में अब जो हम तकरीबन वीडियोस के अंदर आ चुके हैं वो हमारे जो टैक्स डिडक्शंस हो चुकी हैं, टैक्स डिडक्शन से रिलेटेड वीडियोस हैं, हम उन पर आ गए हैं। तो पहले तो ये टैक्स डिडक्शंस होती क्या हैं? एडवांस टैक्सेस जो कट जाते हैं दौरान साल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मोबाइल के लोड करवाते हैं और मोबाइल लोड में एक एडवांस टैक्स का पोर्शन होता है और वो एडवांस टैक्स कट जाता है। जब वो एडवांस टैक्स कट जाता है तो वो आपका एडवांस टैक्स काबिल वापसी होता है। माज़रत चाहता हूँ। जब ये एडवांस टैक्स आपका हुकूमत के पास जमा हो गया है, अब ये वापस मिलना है या आपके साल के एंड के अंदर टैक्स लाइबिलिटी का पार्ट बनकर आपकी लाइबिलिटी को पहले एडजस्ट करेगा, इसका फ़ैसला आपकी एडवांस टैक्स की डिडक्शन की टाइप से है। आज जो डिडक्शन हम लोग डिस्कस करने लगे हैं उसको वो है 231 बी, जो कि है एडवांस टैक्स ऑन परचेज ऑफ या रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल। नंबर टू, इसी का दूसरा हिस्सा है जब आप इसको आप ट्रांसफ़र करते हैं, जब इसकी ओनरशिप और आपका व्हीकल ट्रांसफ़र होता है, इसी का दूसरा हिस्सा है। तो उस वक्त में जब एडवांस टैक्स कटता है और उसका अच्छा जी, ये पहले होता था ये प्राइवेट मोटर व्हीकल। अच्छा, ये 234 से डिफरेंट है, जो कि है अप्लाइंग फॉर हायर, यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल हैं जो कि यूज़ होती हैं आपके ट्रांसपोर्ट के तौर पर, सवारियों वाली 4 सीटर हो सकती हैं, 6 सीटर हो सकती हैं, 8 सीटर हो सकती हैं, उससे ज़्यादा वाली 10 सीटर वाली हो सकती हैं, 4 से 10 वाली, 10 से 20 वाली। उसके ये अलावा है ये वाला आपकी प्राइवेट मोटर व्हीकल कहलाती थी। लेकिन जो मौजूदा बजट आया है उसने इसको प्राइवेट के वर्ड को इसमें से हज़फ कर दिया है, तो ये अब मोटर व्हीकल बन गया है। इस सेक्शन में हम ये भी देखेंगे कि उसने मोटर व्हीकल को डिफ़ाइन किया है। आए हम इसको डिटेल में देखते हैं। अच्छा, पहले तो ये देख लीजिए कि टैक्स की रिटर्न्स जो हैं वो सबमिट होनी शुरू हो चुकी हुई हैं। काफ़ी सारा टाइम इस पर गुजर गया हुआ है। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से कहूँगा कि जो रिटर्न्स फाइल जिन्होंने करवानी है वो बराए मेहरबानी फ़ौरी तौर पर अपने कंसल्टेंट से रब्ता कर लें। काम करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है भाई, तो बहुत मेहरबानी आपकी कि अगर अपना डाटा लेकर फ़ौरी तौर पर मेरी डाटा क्या क्या चाहिए, किस किस को रिटर्न जमा करवानी चाहिए, किस किस की रिटर्न जमा करवाना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से टैक्सेस कटते हैं जिसका रिकॉर्ड आपने इकट्ठा करना है, इस पर मेरी तफसीली वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको ये डाटा वक्तन फ़वक्तन मिलता रहा करेगा। लेकिन ये हम मेरी तरफ से कोई क्या कहते हैं, जिस तरह तमाम चैनल की तरफ से होता है जी, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर आपको इस चैनल से फ़ायदा होता है तो आप ज़रूर करेंगे, वो खुद ही कर लेंगे आप। अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं होता तो मैं बिल्कुल आपको नहीं कहूँगा आप इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन उसी चैनल के लिए होनी चाहिए जिससे आपको डायरेक्टली फ़ायदा होता हो। आपको अपने आप को, अपनी व्यूअरशिप को उन चीज़ों में मसरूफ़ नहीं करना चाहिए, उन चैनल्स के साथ नहीं बांधना चाहिए जो आपका वक्त ज़ाया करते हो। ऐसे कंटेंट के साथ आप अपने आप को बांध लेंगे तो वो आपका नुकसान करेंगे, वो आपके दिमाग को मसरूफ़ रखेंगे, और ये जो है ना वो टोटल लॉस ऑफ माइंड है, टाइम का ज़ाया है, और वो मैं आपका बिल्कुल नहीं चाहता। आप सिर्फ उस चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए जो आपको डायरेक्टली बेनिफिट देता है। आए आप देखते हैं कि हमें किस चीज़ का बेनिफिट है। 231 हम पढ़ते हैं। ये है जी। अच्छा, अब मैं आपको ना एक मेथड समझा देता हूँ कि जब भी आपके सामने ऑर्डिनेंस आए, जब भी नया बजट आएगा तो आपने हमेशा एक्ट खोलना है। अब ये एक्ट है, अब ये एक्ट के अंदर मैंने सेक्शन देखा 231, और ये मैंने इसको बी किया और इसके अंदर मैंने इसको सर्च किया। ये मुझे डायरेक्ट 231 बी में ले जाएगा। ये आ गया मेरे, यहाँ पर आकर उसने मुझे बताया कि ए में इसने प्राइवेट का वर्ड ख़त्म कर दिया है, सब सेक्शन 2 में प्राइवेट का वर्ड ख़त्म हो गया है, और सब सेक्शन 7 में इसमें हमने ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में उसने क्या ऐड किया? कार, कारवान, ऑटोमोबाइल, जीप, लेमजीन, पिकअप, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, ट्रक, वैन, वैगन,
एंड अदर ऑटोमोबाइल एक्सक्लूडिंग, इनको निकालते हुए क्या क्या, अ मोटर व्हीकल यूज फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज ऑफ गुड्स एंड एग्रीकल्चर मशीनरी। तो तीन को तो उसने निकाल दिया, वो कहता है ये तो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में नहीं आते इस सेक्शन के अंडर। 234 में भी आते हो, यहाँ नहीं आते। उसके बाद आ गया रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा, एंड एनी अदर मोटर व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी अप टू 200 सीसी। तो 200 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियाँ, 200 सीसी से नीचे वाली गाड़ियाँ भी इसमें कवर वो नहीं करता, ये इसके अंदर इसने कवर कर दिया इसको 236B में। ठीक हो गया जी। अगली बात देखते हैं, 236B और कहीं आ रहा है? वो कहते हैं नहीं जी ये और कहीं नहीं आ रहा है, एक ये यहाँ आ रहा है। वो कहते हैं 10th स्केड्यूल में ये भी एक पैराग्राफ में ऐड कर रहा हूँ। क्या है जी ये? प्रोवाइडेड दैट द टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 231B shall be increased by 200% of the rate specified in first schedule in case of the persons not appearing in the active tax pay list। 200% टैक्स बढ़ा दें जो इसका रेट है। ठीक है जी। 10th स्केड्यूल डील ही एक्टिव टैक्स पे लिस्ट से करता है। जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में लोग आ रहे हैं उनका रेट डिफरेंट है, जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहे हैं उनका रेट डिफरेंट है। वो कितना होगा वो ये यहाँ बता देते हैं 10th स्केड्यूल में। 236K में भी आपको मैंने बताया था, अगर आपको मेरी वो वीडियो याद हो, कि जनाब वो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी होगा तो वो 250% कितना इंक्रीज्ड बाय हुआ था। ठीक है जी। ये भी इंक्रीज्ड बाय 200% है, मतलब टोटल 300% हो जाएगा। सेम टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, कुछ लोग इसे कन्फ्यूज़ हैं, तो मैं भी आपसे ये कर दूं कि वहाँ पे अगर 10,000 है तो ये 30,000 हो जाएगा। कुछ लोग इसको 20,000 इंटरप्रेट कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर था 2%, तो वो बढ़ाकर कितने परसेंट हो गया? 7%। तो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन इसलिए इस वजह से वहाँ पर ये है। आगे हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, ये आपको समझ आ जाएगा। अब हम चले जाते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये पुराने वाला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। अब हम इसको यहाँ पर जाके कंट्रोल F करते हैं और यहाँ पर जाकर 231B लिख के सर्च करते हैं। ये आ गया, ये एडवांस टैक्स ऑन द प्राइवेट मोटर व्हीकल। ये देखिए जी, प्राइवेट का वर्ड उसने यहाँ से हज़फ किया है। एवरी मोटर व्हीकल रजिस्टरिंग अथॉरिटी ऑफ द एक्साइज एंड मोटर टैक्सेशन डिपार्टमेंट shall collect advance tax at the time of the registration of the motor vehicle at the rate specified in the division 567 of the part 4 of the first schedule। क्या करेगा जी? रेट होगा किस टाइम पे? रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। सबसेक्शन 1 जो है वो रजिस्ट्रेशन की बात करता है, किस रेट्स की बात करता है, जो कि दर्ज हैं डिवीजन 7 में, पार्ट 4 में, फर्स्ट स्केड्यूल में। ठीक है जी। फर्स्ट स्केड्यूल के पार्ट 4 में, फर्स्ट स्केड्यूल में चले जाएं, फिर उसके पार्ट 4 में जाएं और फिर जाकर उसके डिवीजन 7 में जाएं और फिर उसके सबसेक्शन 1 के इस 231B के सबसेक्शन 1 में देखें। 231B के सबसेक्शन 1 में देखेंगे तो आपको ये वाले रेट्स मिल जाएंगे। अगर फाइलर हुआ तो सिंपल वही रेट्स, अगर नॉन फाइलर हुआ तो 231B के 200% एडिशन करके जो रेट्स आएंगे वो वाले रेट्स, मतलब 300% रेट्स। अच्छा जी, पुराना लॉ क्या कहता है जी? एवरी लीजिंग कंपनी, ये लीजिंग कंपनी वाली बात मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, अब मैं 2 पे आ जाता हूँ। एवरी मोटर व्हीकल रजिस्टरिंग अथॉरिटी ऑफ द एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट शैल कलेक्ट एडवांस टैक्स एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन पे क्या करेगा? ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट मोटर व्हीकल एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 7 ऑफ द पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल। वो भी रेट्स लेगा, इसके अलग से रेट्स दिए हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर अलग रेट्स दे रखे हैं। यहाँ पर आकर जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पता लगता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं रहा, यहाँ पर ये बात डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ ऐसा नहीं रहता। यहाँ पर आकर आपको पता लगेगा कि यहाँ पर आकर इसमें वेरिएशन आ गई है। खैर उस वेरिएशन को भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पढ़ा। अब हमने ये देखना है कि क्या वेरिएशन आई है। ये देखें जी, ये क्या है जी? डिवीजन 7
पार्ट 4 फर्स्ट कैजुअल। अब हमने फाइनेंस एक्ट में जाना है और यहाँ जाकर फिर से हमने क्या सर्च करनी है, DIBISION डिवीजन 7। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट और समझ रहा है इसलिए इसको हम ज़रा ज़ीरो से DIVISION डिवीजन 5 6 7 ये आ गया जनाब। ये लीजिए जनाब, डिवीजन 7 आ गई। डिवीजन 7 क्या कहती है जनाब, डिवीजन 7 क्या कहती है वो ये देखिए जी, क्लॉज 1। अच्छा मैं पहले आपको ना पुरानी वाली डिवीजन 7 दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। साथ साथ देखते हैं। DIBISION डिवीजन 7। ये लें जी, ये पुराना है जी हमारे पास एडवांस टैक्स, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। वो कहता है जनाब अगर आपने ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे तो आप डिवीजन 1 में आते हैं। 231B के अंदर क्या है जी, अगर 850 तक है 850 सीसी तक है तो 7,500 रुपये आपने देने हैं। जबकि अब नए कानून के मुताबिक क्या है, अगर 850 तक है तो आपने क्या देना है, 10,000 रुपये देने हैं। और अगर अब आप नॉन फाइलर हैं तो आपने क्या देने हैं, मेरे मुताबिक देने हैं, मेरे मुताबिक आपने क्या देने, 30,000 रुपये देने। पहले आपने कितने देने थे, 7,500 रुपये देने थे। और अगर आप नॉन फाइलर होते तो आपने कितने देने थे, डबल देने थे, 14,000 15,000 रुपये आपने देने थे, डबल देने थे आपने। अब आपने 200% इंक्रीज्ड बाय ओरिजिनल देने। ठीक हो गया जी। अच्छा 851, अब आपने 20,000 वैसे देने हैं, इंक्रीज बाय मतलब 60,000, 15,000 पहले देने थे आपने 1,000 सीसी तक। 1,000 सीसी से 1,300 सीसी 25,000। पहले क्या था जी, 1,000 से 1,300 सीसी 25,000। मतलब इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। 1,300 सीसी 1,600 सीसी 50,000, 1,300 सीसी 1,600 सीसी 50,000, कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा जी 1,600 सीसी 1,800 सीसी 1.5 लाख, 1,600 सीसी 1,800 सीसी 75,000, इसमें तब्दीली आई है, डबल हो गया ये। अच्छा जी 1,800 से 2,000 सीसी 1 लाख, 1,800 से 2,000 सीसी 2 लाख, डबल हो गया। 2,000 से 2,500 1.5 लाख, 2,000 से 2,500 3 लाख, डबल हो गया। इसका मतलब ये जो दो आए थे सिर्फ इसमें फ़र्क नहीं आया, बाकी सब में फ़र्क तकरीबन आया है, डबल डबल का फ़र्क आया। 2,500 से 3,000 2 लाख, 2,500 से 3,000 4 लाख, और अबव 3 लाख 3,000 2.5 लाख, अबव 3,000 5 लाख। और साथ ही में इसने कहा है जनाब अगर आपका इंजन कैपेसिटी इज़ नॉट अवेलेबल, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू, और 5 मिलियन से ज़्यादा है वैल्यू, व्हीकल की वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा है और इंजन कैपेसिटी नहीं पता, तो आपने
टोटल वैल्यू का, इंपोर्ट होने के बाद सारे ड्यूटीज़ वैल्यू सारा कुछ लगाने के बाद जितनी ग्रॉस वैल्यू बनी है उसका 3% आपने इसका टैक्स देना है रजिस्ट्रेशन का। ठीक हो गया जी। आइए अब हम इसी का जो है दूसरा हिस्सा यहीं से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो है चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, डिवीजन में मिलेगी, इसके शेड्यूल में मिलेगी। शेड्यूल में यहीं पे इसका दूसरा हिस्सा कहता था कि जनाब ये रेट्स होंगे अगर आपने ट्रांसफ़र किया। इसने ट्रांसफ़र वाले रेट्स ख़त्म कर दिए। उसने कहा जी आ जाएं, एक जनरल रूल मैं आपको बताता हूँ जो इसने पहले यहाँ नीचे दे रखा था कि जनाब 10% हर साल उसकी वैल्यू गिरेगी। जो आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा ली, अब 10 साल उसकी वैल्यू गिरती रहेगी। 1 लाख की पहले दिन पहले साल रजिस्टर करो, 1 लाख की अब गाड़ी कोई नहीं आती, मैं भी कह रहा हूँ ठीक है, अच्छी बात है, आपकी बात सही है। 1 लाख की अब कोई गाड़ी नहीं होती, 10 लाख की कह लेते हैं। चले 10 लाख रुपए की अपनी गाड़ी खरीदी थी, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम 10 लाख रुपए की हुई, अगले साल वो 9 लाख की वैल्यू काउंट करेगी, अगले साल वो 8 लाख की वैल्यू काउंट करेगी, अगले साल वो 7 लाख की वैल्यू काउंट करेगी। इसी तरह वो 10 साल बाद वो जीरो वैल्यू पे काउंट पे आ जाएगी। तो ये इसी तरीके से वो 10 साल के ऊपर इसको जो है ना ख़त्म करता जा रहा है वैल्यू को। अब उसने उसी रूल को पकड़ लिया, ठीक है जी। और दूसरे महीने के अंदर उसने कह दिया जनाब अली वो उसकी टोटल वैल्यू ले लेगा अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो जितनी वैल्यू रह जाएगी उसके ऊपर उसने जो है वो अगर 5 मिलियन से ज़्यादा की वैल्यू की थी और आपसे उसकी वैल्यू डिटरमिन नहीं हो रही बकाया, तो वो उसकी वैल्यू के ऊपर 20,000 रुपये ले लेगा। बाकी ये जो उसने 2 प्रोविजन है वो और उसने दिए हैं, क्या जी, प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर द इंजन कैपेसिटी इज़ नॉट अवेलेबल, इंजन कैपेसिटी का पता नहीं है, एंड द वैल्यू ऑफ द व्हीकल इज़ 5 मिलियन रुपीज़ और मोर, 5 मिलियन है, ये उससे ज़्यादा है, फिर क्या कहना है, द रेट ऑफ द टैक्स एप्लीकेबल शैल बी ₹20,000। फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रेट ऑफ द टैक्स टू बी कंडक्टेड, ये वही वाली बात है कि 10 साल जो है ना वो हर साल 10% हम उसको कम करते जाएंगे, आहिस्ता 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 करते 10% करते हुए वो गाड़ी आखिरकार वो अपने 0% पे आ जाएगी। ये है टोटल इसकी एक समरी। आज मैंने आपको ये तरीकाकार भी समझा दिया है कि कभी आपके पास नया आ जाता है बजट। अब बजट को ट्रांसलेट कैसे करना है। बजट में सेक्शंस ऊपर वाले हिस्से में दिए होते हैं, जैसे कि आपके ओरिजिनल लॉ में भी सेक्शन ऊपर वाले हिस्से में दिए होते हैं। बजट में रेट्स के चेंज शेड्यूल्स में दिए होते हैं, जिस तरह के ओरिजिनल रेट्स और जो चीज़ें जो हैं वो भी शेड्यूल के एरिया में दे रखी होती हैं। बजट्स में जो स्केड्यूल पहले है उसकी तब्दीली उसी में दे रखी होती है, जिस तरह से ओरिजिनल स्केड्यूल की तब्दीली ओरिजिनल स्केड्यूल में दे रखी होती है। तो आपने अगर चीज़ों को जोड़कर पढ़ना है तो आपको उनके रेलिवेंट सेक्शंस में जाना होगा, उन सबको वहाँ से जोड़कर उनको वहाँ से क्लब करके, जैसे कि अगर आपने ATL का स्टेटस के बारे में किसी को जानना है, मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल एक और दे देता हूँ। जैसे कि अगर आप ये समझें कि फ्रीलांसर्स हैं या IT एक्सपर्ट्स हैं, उनके ऊपर आपको बताया गया कि अगर उन्होंने PSEB में पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवा ली तो उसके बाद उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लगेगा रिड्यूस रेट लगेगा, 1% नहीं लगेगा, रिड्यूस रेट लगेगा, 0.25 लगेगा, ठीक है, फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर जैसे ही वो आएगी उसके ऊपर लगा लिया जाएगा। अब अगर वो नॉन फाइलर हुए फिर तो क्या वो डबल होगा, डबल ट्रिपल 200% 300% होगा कि नहीं होगा। तो 10 स्केड्यूल का जो सेकंड एरिया है उसमें लिखा हुआ है कि अगर इसके अंदर होगा, जैसे कि सैलरी इनकम है, उसका जो टैक्स है वो डबल नहीं होता, उसी एरिया के अंदर इसको भी डाल दिया गया है। तो इस वजह से 10 स्केड्यूल का वो पोर्शन डबल नहीं होता, तो हम उसको कहेंगे कि जनाब हाँ जी ये डबल नहीं हो सकता। लेकिन इसके बारे में 10 स्केड्यूल में इसको डाला गया है और वहाँ लिखा गया है कि जनाब इसके बारे में कहा जा रहा है कि इंक्रीज्ड बाय 200% हो जाएगा, मतलब टोटल मिलाकर 300% हो जाएगा। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपको अगर इसमें से कोई बात समझ नहीं आई, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे सारे इस टॉपिक की क्रक्स, मेरी कोशिश होती है मैं इसकी डिटेल में भी डाल दूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, हर चीज़, व्हाट्सएप नंबर इस डिटेल में मौजूद होता है। कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कीजिए, मुझसे व्हाट्सएप के साथ रब्ता कीजिए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपकी तरफ से मुझे फीडबैक मिलता है, मुझसे रब्ता कीजिए। हाँ, कुछ दोस्त चाहते हैं कि मैं उनके लिए कंसल्टेंसी का काम करना शुरू कर दूँ। कुछ दोस्तों ने पिछले दिनों मुझसे रब्ता किया है कि सर आप मेरी रिटर्न्स फाइल कर देंगे। सर वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है, ज़रूर कर देंगे अगर आप हमें प्रोफेशनली हायर करेंगे। तो काइंडली सर वो फरमाइश इस तरह की ना करें कि जो मेरे लिए करना नामुमकिन हो जाए। हम ज़ाहिर है मेरे पास ऑफिस का बर्डन ऑलरेडी होता है, मेरे लिए
बकाया केसेस भी होते हैं जिनको मुझे काम करना होता है। यही बड़ा काम है, आपके लिए बड़ा मुश्किल ही कर पाता हूँ कि मैं एक रिसर्च वर्क करके आपके लिए एक लेक्चर तैयार करके कोशिश करता हूँ कि इसका ही हद कदा हो जाए तो बड़ी बात है। तो आप मेहरबानी किया कीजिए कि इस तरह की फरमाइश मुझसे ना किया कीजिए जिसके बारे में मुझे भी शर्मिंदगी हो आपको जवाब देते हुए, और आपको भी मुझसे शर्मिंदगी हो। तो मेहरबानी होगी आपकी, आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन मेरे से पूछें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। लेकिन अगर आप ये चाहें कि मैं ऑनलाइन आके आपको बैठ के आपको बताऊं और आप पूरी पूरी रिटर्न मेरे से समझें, वर्किंग तैयार करें और आप अपने हाथ से हल करें, तो वो एक पूरी कंसल्टेंसी सर्विस हो जाती है, वो मैं शायद ना दे पाऊँ। तो ये मैं बरमला यहीं पर ही आपसे जो है ना वो माजरत कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।